हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आपका सीए इंटरमीडिएट सितंबर 26 एग्जाम्स के लिए बेटे आपका एमटीपी 1 मॉक टेस्ट पेपर 1। और सारे बच्चों को पता है कि हर एग्जाम से पहले एक आरटीपी और दो एमटीपी आते हैं। अभी ये आपका एमटीपी 1 है, इसके बाद एक एमटीपी और आएगा, उसका भी वीडियो आपको शेयर करूंगा। और ये बात भी सारे बच्चों को पता है कि आरटीपी में 20 क्वेश्चन होते हैं और जो एमटीपीज हैं ये आपके पेपर के फॉर्मेट पे होता है। और पेपर का फॉर्मेट क्या है, आपका पेपर दो हिस्सों में बटा होता है। इसका जो पार्ट 1 है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड रहता है 30 मार्क्स का, और जो आपका पार्ट 2 है ये डिस्क्रिप्टिव रहता है आपका 70 मार्क्स का। तो जो आपका फाइनल एग्जाम का आपका पैटर्न है वही आपका एमटीपी का पैटर्न रहता है। अब सारे बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन कि जिंदल सर फटाफट से बताओ कि इस एमटीपी में कुछ नया है क्या। तो मैं आपको बेटे शुरू में बोलना चाहता हूं कि इस एमटीपी के 90% क्वेश्चन पुराने हैं। आईसीआई ने आपको पुराना माल बेच दिया, कोई नया क्वेश्चन मेरे को नजर नहीं आया बेटे। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां हमने किया हुआ है। सारे बच्चों को पता है मैंने आपको क्लास में 4 किताबें दी हैं, 3 किताबें आपके घर पे आई हैं और एक बुक मैंने बना के दी है, वो टेलीग्राम पे पड़ी है। अब वो 4 किताबें कौन कौन सी हैं, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3, ये 3 किताबें आपके घर पे आई हैं जिसको मैं क्लास बुक कहता हूं। और जो चौथी किताब है जो टेलीग्राम पे मैसेज पिन करके रखा हुआ है वो है आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम्स का क्वेश्चन बैंक। मैंने मई 24 से लेके आज तक के, मई 24 में पहली बार पेपर हुए थे न्यू कोर्स के, मई 24 से लेके आज तक के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने क्लासीफाई करके एक क्वेश्चन बैंक आपको बना के टेलीग्राम पे पिन किया हुआ है। तो आपको मैंने ये भी बोला था उस क्वेश्चन बैंक में जिस क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है रिपीटेड उसको छोड़ दो, और जिस क्वेश्चन के नीचे वीडियो की टाइमिंग नजर आए वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। और सारे आरटीपी एमटीपी के वीडियोस हमारे एप्लीकेशन पे पड़े हैं, वेबसाइट पे एलएमएस पे पड़े हैं, यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, जहां से देखना वहां से देख सकते हो आप। तो अब इस एमटीपी में जितने भी क्वेश्चन पुराने हैं वो सारे के सारे पुराने आरटीपी एमटीपी के हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो क्लास बुक से लिए हैं इन्होंने, हमारी क्लास बुक में है, बाकी सब आरटीपी एमटीपी के हैं। और मुझे जो कराना है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जो सिर्फ क्वेश्चन की नंबरिंग बतानी है वो बताऊंगा और चला जाऊंगा। तो जो क्वेश्चन बेटे पुराने हैं उनको दोबारा पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस एमटीपी में हमारी मेहनत बहुत कम होने वाली है। मुझे सिर्फ आपको नंबरिंग बतानी है, ये मैं अपना होमवर्क करके आया हूं। ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने नोट डाउन कर रखी है कि कौन सा क्वेश्चन कहां पड़ा हुआ है हमने। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं बेटे एक्सप्लेन करना। हमारे बेटे इस एमटीपी में जो पार्ट 1 है ये बेटे हमारा फर्स्ट पार्ट है एमसीक्यूज का 30 मार्क्स का। पार्ट 1 इज कंपल्सरी, एमसीक्यूज में चॉइस होती नहीं है। और मैंने पढ़ा इसका केस नंबर 1। मेरे को केस देखते ही समझ में आ गया कि ये नया तो है नहीं, ये तो पुराना केस है। मैंने इसको फाइंड आउट करा तो ये मुझे मिल गया बेटे। ये कहां मिला, ये मुझे मिला आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन बैंक पे, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन बैंक पे जो टेलीग्राम पे मैंने पिन किया हुआ है। और एक चीज और बताता हूं, जो आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन बैंक है उसमें सारे चैप्टर्स के बाद लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो चैप्टर है वो है केस सिनेरियो। सारे एमसीक्यूज हमने वहां कंसोलिडेट कर दिए। तो आरटीपी एमटीपी के जो क्वेश्चन बैंक में लास्ट चैप्टर है केस सिनेरियोज का, वो एमसीक्यूज है। सारे आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम्स के एमसीक्यू एक जगह दे दी ताकि आपको दिक्कत ना आए ढूंढने में। तो मैंने जब इस केस स्टडी को चेक किया तो मुझे मिल गया सर, ये है केस नंबर 54। और ये केस नंबर 54 है। और ये पहले भी ये पूछ चुके हैं हमसे। कब पूछा था इन्होंने, ये पूछा था इन्होंने एमटीपी 2 में और अगस्त 25 में। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक के लास्ट चैप्टर में जाते हैं केस सिनेरियोज में, ये केस नंबर 54 है और केस नंबर 54 के नीचे वीडियो का टाइम है, मैंने कराया हुआ है। अब एक चीज को बेटे दोबारा कराने का तो कोई सेंस बनता नहीं जब मैंने कराया हुआ है। तो अगर किसी बच्चे ने आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन बैंक किया हुआ है सितंबर एग्जाम के लिए तो उसका तो कवर्ड है, और जिसने नहीं किया हुआ वो जब उन वीडियोस पे पहुंचेगा वो कवर हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हो गया बेटे। मैं टाइम बताऊं, उस वीडियो में 3 मिनट 35 सेकंड पे मैं ये पढ़ा रहा हूं। जब आप एमटीपी नंबर 2 अगस्त 25 सीरीज में जाएंगे वीडियो में 3 मिनट 35 सेकंड, ये जो टाइम मैं बता रहा हूं ये टाइम हमारे क्वेश्चन बैंक में भी मेंशन्ड है ताकि बच्चे को वीडियो में ढूंढना ना पड़े। मैंने टाइम मेंशन कर रखा वहां पे कि 3 मिनट 35 सेकंड पे मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। मेरा करवाया हुआ है, इन्होंने रिपीट किया है। तो जो चीज अगस्त 25 में आई है वही चीज उठा के इन्होंने जुलाई 26 वाले में पकड़ा दिया आपको। रिपीट है बेटे। अच्छा, कितने एमसीक्यू आपके निकल गए इसमें, ये पूरी केस स्टडी मेरी समझाई हुई है उसमें। 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन निकल गए बेटे आपके, ये मेरे करवाए हुए हैं।
मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6 में। है तो ये भी पुराना, पर एक क्वेश्चन के लिए क्या आपको नंबरिंग बताऊंगा, मैं पढ़ा देता हूं। ए लिमिटेड हैज अ बैलेंस of 17,15,000 in loan account with state finance corporation which is inclusive of 1,15,000 for interest accrued but not due। ये जो 17,15,000 रुपए हैं, इसमें दो चीजें हैं बेटे। एक तो आपका लोन है 16 लाख रुपीज का, और एक आपका इंटरेस्ट एक्रूड है 1,15,000 रुपीज का। अगर मैं आपको बोलूं कि शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 के हिसाब से, क्योंकि इंटर में डिवीजन 1 है, फाइनल में डिवीजन 2 है। डिवीजन 1 एएस बेस्ड बैलेंस शीट बनती है और डिवीजन 2 में इंड एएस बेस्ड बैलेंस शीट बनती है। अगर आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल 3 में ये कहां शो करोगे आप, तो आपको पता है ये तो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म डेट में, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट एक्रूड है ये जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको नेक्स्ट ईयर पे करना है। अच्छा, द लोन इज सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी। वो एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 लोन इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट एज फॉलोज। आपसे पूछ रहा है बताओ बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, तो बैलेंस शीट मैंने आपको बता दी, एक एक करके पढ़ते हैं। 16 लाख रुपीस को सिक्योर्ड लोन के अंदर दिखा दो। बात तो ये ठीक कह रहा है, पर ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट है। 1,15,000 पे डिस्कशन नहीं हो रहा इस पॉइंट में, इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन है, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। आधी बात बता रहा है, आधी सही है, लेकिन दूसरी बात कर ही नहीं रहा इंटरेस्ट की, तो हम इसको कैसे चूज कर लें। डिस्क्लोज 16 लाख रुपीज एज सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म डेट, ये तो सही है। एंड 115 अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग। इंटरेस्ट एक्रूड कभी शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है बेटे, ये भी गलत है। लोन सही बता रहा है, इंटरेस्ट गलत बता रहा है। 16 लाख रुपीज एज सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म डेट सही है। एंड 115 अंडर 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 अदर करंट लायबिलिटीज, 1,15,000 अंडर अदर करंट लायबिलिटीज, ये करेक्ट है। तो ये आंसर बेटे आपका करेक्ट है 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर आएगा 3। अच्छा, फोर्थ में क्या बता रहे हैं, 16 लाख रुपीज को आप दिखा दो लॉन्ग टर्म में, और 1/15 का कोई डिस्क्लोजर मत करो। हद हो गई यार, एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, तो ये भी गलत है। तो शेड्यूल 3 के प्रेजेंटेशन पे पूछ लिया, ये क्वेश्चन भी पुराना है बेटे, पर मैंने आपको रीड करा दिया। अभी एक क्वेश्चन के लिए क्या आपको नंबरिंग बताऊंगा। फिर हमारे पास है जी केस नंबर 7, इसको भी पढ़ लेते हैं। सॉरी, मैं एक बार बोर्ड साफ कर दूं बेटे, स्क्रीन क्लियर कर दूं जरा, नया क्वेश्चन है। मैं आ गया बेटे केस नंबर 7 में। विजय लिमिटेड बोरोड 30 लाख रुपीज एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। 30 लाख रुपए का लोन है, 5% ब्याज है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट पूछेगा आपसे, और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट में। और क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है, जो टाइम लेती है, सब्सटेंशियल टाइम लेती है टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज और सेल। और इन्होंने परचेज क्या किया, एंड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 60 लाख रुपीज यूजिंग दी बोरोड फंड्स। 60 लाख रुपए का प्लांट ले लिया, और जो 60 लाख रुपीज का प्लांट है उसमें 30 लाख रुपीज तो लोन के और 30 अपने हैं। तो हम तो लोन पे ब्याज देखते हैं, अपने पैसे पे तो ब्याज निकालते नहीं, क्योंकि आपको बताया था मैंने ये 16 में कि नोशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन, लो कर लो बात। इन्होंने प्लांट खरीदा और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, यानी इंस्टॉलेशन में टाइम लगा ही नहीं। प्लांट खरीदा, प्रोडक्शन चालू, ये तो रेडी फॉर यूज है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है। और अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो ब्याज कैपिटलाइज हो ही नहीं सकता। 30 लाख रुपीज का 5% के हिसाब से जो 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट है पीएनएल में जाएगा। अगर आप मुझसे पूछो जी कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, मैं बोलूंगा नील, हो ही नहीं सकता। अच्छा, इट टुक 1 ईयर। ओहो, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, मुझे प्लीज पढ़ने दो। इट टुक 1 ईयर टाइम फॉर विजय टू क्रिएट ऑप्टिमम मार्केट फॉर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड जनरेट रेवेन्यू। प्लांट को इंस्टॉल करने में टाइम नहीं लगा, जो प्रोडक्शन है उसकी मार्केट बनाने में टाइम लगा। तो ये तो आपका एडवर्टाइजिंग कंपेनिंग है या कुछ भी मान लो, आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उसको एस्टैब्लिश करने में टाइम तो लगता ही है। तो एएस 16 इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने की बात करता है क्वालिफाइंग एसेट में। प्लांट एंड मशीनरी, उसको तो इंस्टॉल करने में टाइम नहीं लगा, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में टाइम लग गया आपको, वो तो मायने नहीं रखता, उसका तो हमारे कैपिटलाइजेशन से लेने देने नहीं है। और मुझसे पूछ रहा है हाउ मच बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज विद कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कहते बताओ प्लांट एंड मशीनरी में कितना ब्याज कैपिटलाइज कर सकते हो, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ऐसे थोड़ा ना होता है, नील। रीजन आपको पता है कि प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन में टाइम नहीं लगा, खरीदते ही प्रोडक्शन चालू हो गई, और उस प्रोडक्शन को बेचने में टाइम लगा, वो थोड़ा ना देखते हैं। इसका भी आंसर क्या है, 3। तो 6 और 7 दोनों का आंसर 3 है। मैं आंसर चेक करा देता हूं बेटे, ये आपके आंसर की लिस्ट है। ये पहले 5 क्वेश्चन तो पुराने ही है, मैं बात कर रहा हूं 6, इसका आंसर है 3, 7 इसका भी आंसर है 3। आगे चलते हैं।
मैं आ गया बेटे केस नंबर 2 में। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में पढ़ना चाहिए बेटे। ये कौन से एएस पे है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पे है, इंटेंजिबल पे। आओ इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 22, मैं लिख लेता हूं 1 अप्रैल 22, ठीक है जी। हेलो लिमिटेड अप्रोच्ड a software company for implementation of at its organization। ERP एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए किसी वेंडर के पास पहुंचे हैं। 1 अप्रैल 22 को हेलो लिमिटेड ने अप्रोच किया है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को कि आप हमारी कंपनी में ERP नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। ERP को एस्टैब्लिश करना पड़ता है बेटे, टाइम लगता है क्योंकि कस्टमाइज होता है, कंपनी टू कंपनी सॉफ्टवेयर कस्टमाइज होते हैं। The cost of implementation of ERP 25 lakh and the time required is 15 months। अगर मैं 1/4 को काम शुरू करूंगा और इसमें 15 महीने जोड़ूंगा तो ये बनेगा 30 जून 23। भाई 1/4 22 है, 12 महीने तो 31 मार्च 23 तक, 3 महीने और, तो यहां तक इंस्टॉलेशन हो जानी चाहिए। और बताओ कॉस्ट कितनी है? 25 लाख रुपए। बिल्कुल ठीक बात है जी। अगर कोई लोन लेंगे तो उस पर ब्याज भी कैपिटलाइज हो सकता है क्योंकि 15 महीने लग रहे हैं इंस्टॉलेशन में। इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट है, ब्याज कैपिटलाइज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सटेंशियल टाइम है 15 महीने। एक बार आगे रीड करते हैं क्या कहता है। लोन लेगा तो ना, द कंपनी वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख रुपीज एनुअली आफ्टर इंप्लीमेंटेशन फॉर द मेंटेनेंस एंड नॉर्मल अपडेशन ऑफ ईआरपी। जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो हम कंपनी को एनुअल मेंटेनेंस देंगे। 1 लाख रुपए की एनुअल मेंटेनेंस है। अब मुझे बताओ मेंटेनेंस को आप कैपिटलाइज कर सकते हो क्या? जो रिपेयर और मेंटेनेंस होती है उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या? रिपेयर और मेंटेनेंस कहां जाती है? P&L में। तो ये जो 1 लाख रुपए है इसका कॉस्ट से लेना देना नहीं है, ये तो P&L में जाएगी। पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, हम उसको 25 लाख रुपए दे देंगे, फिर उसको हर साल अपडेट भी करना है, मेंटेन भी करना है, क्योंकि हमें तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। तो कंपनी को 1 लाख रुपए का उनका बिल आएगा, हम पेमेंट कर देंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट है, P&L में जाएगी। इसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम कैपिटलाइज थोड़ा ना करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पार्ट है तो। अच्छा एक बार आगे देखते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन वर्क स्टार्टेड इन जून 22। काम शुरू करते करते जून 22 आ गया। एंड कुड नॉट बी फिनिश्ड इन 15 मंथ्स। 15 महीने में पूरा नहीं हो पाया। अच्छा कब पूरा हुआ? द ERP वाज इंप्लीमेंटेड ऑन May 24। ये काम पूरा हुआ है May 24 में, काम डिले हो गया। अगर हम उससे पूछे कि बैलेंस शीट में आप इसको किस हेडिंग में दिखाएंगे जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता, तो मैं आपको बोलूंगा मेरे पास एक ही हेडिंग है और वो है इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। PPE उसके लिए होता है कैपिटल WIP, इंटेंजिबल उसके लिए होता है इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। अगर रेडी फॉर यूज है तो PPE और इंटेंजिबल, और अगर काम अभी चल रहा है तो कैपिटल WIP और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो मैं इसको May 24 तक इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट के नाम से शो करूंगा और May 24 के बाद ये इंटेंजिबल के नाम से आना शुरू हो जाएगा। तो ये डेट आपके लिए बेकार हो गई है। May 24 यहां तक आपको इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट शो करना पड़ेगा। मुझे आगे देखने दो जरा, क्वेश्चन क्या कहता है। ड्यू टू डिले, ये जो डिले हुआ है इन इंप्लीमेंटेशन द वेंडर रिफंडेड 2 लाख रुपीज। आपने पेनल्टी लगा दी उनको 2 लाख रुपए की और उसने 2 लाख रुपए आपको रिफंड कर दिए। रिफंड कर दिए तो 2 लाख रुपए आपके यहां से माइनस करो। और ये मैंने बात क्लास में समझाई हुई है, कोई ग्रांट आ जाए, कोई पैसे वापस आ जाए तो कॉस्ट में से माइनस करते हैं। तो हमने 2 लाख रुपए सामने वाले से काट लिए, देने थे 25, 2 लाख रुपए उसने वापस कर दिए, तो फिर आपकी नेट कॉस्ट कितनी है? 23 लाख रुपए। ये आपकी नेट कॉस्ट है, ये कोई कैश डिस्काउंट थोड़ा ना है। चलिए आगे। अगर कोई डिस्काउंट होता तो P&L में ले जाते, तो हमने पैसे रिफंड मांगे उनसे, भैया तेरा काम डिले हो गया, हम 25 नहीं देंगे, हम तो 23 ही देंगे। द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड द इंटेंजिबल एसेट ERP ऑन September 23, 15 मंथ्स फ्रॉम। गलत बात है ये तो गलत बात है। इन्होंने बोला जी जून 22 में काम शुरू हुआ, 15 महीने जोड़ दिए, September 23 आ गया और इन्होंने इंटेंजिबल बुक कर लिया। बिल्कुल गलत बात है। इंटेंजिबल बुक होगा May 24 को। जब तक आपका सॉफ्टवेयर रेडी फॉर यूज नहीं, आप उसको इंटेंजिबल कैसे बोल देंगे? वो तो अंडर डेवलपमेंट है। गलत किया कंपनी ने, ऐसा नहीं होता। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, द कंपनी हैज गॉट ERP more upgraded with the latest version, additional feature, functions, which also increased the speed uses to 7 lakh rupees। इन्होंने फिर 7 लाख रुपए 2 साल बाद और खर्च किए हैं अपग्रेड करने पे, ये कैपिटलाइज हो जाएंगे क्योंकि ये मेंटेनेंस नहीं है।
क्योंकि आपको पता है जितना पैसा इंप्रूवमेंट्स पे खर्च करते हैं वो कैपिटलाइज हो जाता है, तो एडिशनल फीचर ऐड हो रहे हैं, तो ये 7 लाख रुपए कैपिटलाइज होंगे 2 साल बाद। अगर मुझसे ये एमसीक्यू में पूछे बताओ आपकी कॉस्ट कितनी है, मैं बोलूंगा 23 लाख रुपए। ये मुझसे पूछे बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे, मैं दिखाऊंगा जी इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट टिल May 24। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। मेरे से पूछेगा मेंटेनेंस का क्या करोगे, मैं बोलूंगा P&L में डालूंगा। अच्छा 7 लाख का क्या करोगे, कैपिटलाइज करूंगा 2 साल बाद जब ये खर्च होंगे, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट की नेचर में। बस ये 3-4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो जी पहला क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहते हैं ऑन विच डेट द इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ये कोई कहने वाली बात है बेटे, ये रो May 24, ये कोई कहने वाली बात है। एट व्हाट अमाउंट शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल, बताओ कितनी कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करोगे, 23 लाख रुपीस। हाउ शुड द एनुअल मेंटेनेंस शुड बी अकाउंटेड फॉर, मेंटेनेंस प्रॉफिट एंड लॉस कहां गया, ये इंटेंजिबल है, ये सेपरेट इंटेंजिबल है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊंगा जी, मेंटेनेंस की बात हो रही है। ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन पीरियड हाउ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विल बी अकाउंटेड फॉर, जब तक इंप्लीमेंट हो रहा है तब तक आप इसको बैलेंस शीट में कहां शो करोगे, तो इंटेंजिबल, क्या ये P&L में जाएगा, नहीं, ये रहा इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल अंडर। वही बेटे क्वेश्चन में निकलते ही 4 क्वेश्चन है, वही इन्होंने पूछ लिए हैं। तो पहले का ऑप्शन क्या आ रहा है 4, इसका ऑप्शन आ रहा है 3, इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, इसका भी 3, और इसका ऑप्शन 2, 4 3 3 2, ये रहा 4, ये रहा 3, ये रहा 3 और ये रहा 2। जब आंसर्स आपको पता होते हैं तो हमें ऑप्शन भी नहीं चाहिए होते। क्लियर कट केस है बेटे, ये 4 3 3 2, ये रहा आपका 8 9 10 11, 4 3 3 2, 4 3 3 2, 4 3 3 2। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। 11 एमसीक्यू हो गए आपके, 11 में से आपके 5 तो पुराने, 6 नए थे। मैं आ गया बेटे अगले केस पे, मैं आ गया नेक्स्ट केस पे, केस सिनेरियो नंबर 3। ये बेटे पुराना है, मैंने नोट किया हुआ है, मेरा कराया हुआ है बेटे। ये कहां मिला मुझे, ये है केस नंबर 55, कौन सा, आरटीपी एमटीपी वाले क्वेश्चन बैंक का, और ये भी आपका MTP2 अगस्त 25, और इसका टाइमिंग है 39 मिनट्स 10 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो केस नंबर 1 है बेटे, केस नंबर 1, ये भी आपका MTP1 अगस्त 25 का है, केस नंबर 54 है, और ये आपका उसी एमटीपी से उठाया इन्होंने, उसी एमटीपी से, मतलब अगस्त 25 की MTP1 उठाई, उसमें से क्वेश्चन MTP2 उठाई और आपको केस पकड़ा दिया। एक ही एमटीपी के 2 केस वहां से उठाए और आपको रिपीट करके दे दिए। केस नंबर 54, केस नंबर 55 दोनों पुराने हैं और इस एमटीपी में डाल दिए इन्होंने, मेरे कराए हुए बेटे। टाइम मैं आपको बता ही रहा हूँ, वीडियो का टाइम मैंने आपको बता दिया। पिछले वाला जो था वो 3 मिनट पे था, ये 39 मिनट्स पे। वीडियोस आपके पास हैं, तो जो चीज मैंने आपको करवा रखी बेटे दोबारा पढ़ने का तो सेंस ही नहीं बनता। मैं आपका टाइम क्यों खराब करूंगा, एग्जाम्स के टाइम चल रहे हैं बेटे, एक एक मिनट कीमती है आपका। अच्छा जी बेटे, ये सारे क्वेश्चन पुराने हैं। केस नंबर 15 पे आ गया बेटे, ये 3 केस निकल गए आपके इस क्वेश्चन के, 12 13 14 पुराने हैं। तो 5 क्वेश्चन पहले थे, 3 ही हो गए, 8 क्वेश्चन पुराने हैं आपके। ये 15वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है तो ये भी पुराना, करा देता हूँ, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब एक क्वेश्चन के लिए क्या आपको रेफरेंस दूंगा बेटे, लो पढ़ ही लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज एट March 26 अमाउंट्स टू 1040 ऑन फीफो बेसिस। मैं लिख लेता हूं 31 March 26 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 10,40,000 रुपए का, हाँ जी, और फीफो बेसिस पे है ये। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्या किया कंपनी ने, द कंपनी डिसाइड्स टू चेंज फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। कंपनी फीफो को वेटेड एवरेज में लेके जाना चाहती है। जब हम फीफो को वेटेड एवरेज में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा, फुल डिस्क्लोजर। जब भी हम पॉलिसी चेंज करते हैं उसका फुल रेट्रोस्पेक्टिव डिस्क्लोजर जाता है। जब आपने फीफो लगाना शुरू किया वहां से लेके आज तक सारे स्टॉक, और वेटेड एवरेज से अगर हम वैल्यूएशन करते हैं शुरू से लेके आज तक टोटल, और उसका डिफरेंस फुल डिस्क्लोजर जाता है बेटे। और हमें बता रहा है ये 31 मार्च 26 को लगाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज। बताओ जी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 880 की है, ये 880 की है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, हमारा तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है सर। क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा,
और ये बात सबको पता है कि जब हम COGS निकालते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप कम करोगे तो COGS बढ़ेगा, COGS बढ़ेगा तो प्रॉफिट गिरेगा। तो मुझे बताओ 10,40,000 में से अगर मैं 880 माइनस करता हूं तो कितना डिफरेंस आ रहा है? ये आ रहा बेटे 160। तो 1,60,000 रुपए से आपका प्रॉफिट गिरेगा और इसका फुल डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। चलो हमने स्टॉक स्विच कर दिया, अब ये हमारी कॉस्ट है। हमें क्वेश्चन आगे क्या बता रहा है जी? एनआरवी, एनआरवी कितनी है जी? 12 लाख, एनआरवी है 12 लाख, विच एवरेज लोअर 8.8, तो एनआरवी बेकार है आपके लिए। एनआरवी 12 लाख है, कॉस्ट 880 है, तो 880 को भी शो करेंगे, विच एवरेज लोअर पे AS2 का रूल आपको पता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर 12 लाख रुपए रेलेवेंट है। तो अब आपको देखना क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपसे, एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो क्या कह रहा है। What will be the value of inventory in the books? 880. And what disclosure should be given in the financial statement? Full disclosure. देखो जरा क्या कहता है, the value of inventory 880, बिल्कुल ठीक है। The fact that valuation method has changed be disclosed in the financial statement, एक तो ये ऑप्शन है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 12 लाख, ये गलत है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, 12 लाख तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो दो तो कट गए, अब दो रह गए। एक और पढ़ो जरा क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 880, ये भी सही है। फुल डिस्क्लोजर विद द अमाउंट वैल्यूएशन मेथड है, ये ठीक है सर, आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और यहां पे क्या था जी, बस फैक्ट बता देंगे जी, फैक्ट बता देंगे जी, वैल्यूएशन ना ना फुल डिस्क्लोजर करना पड़ता है, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करके दिखानी पड़ती है आपको। इसका ऑप्शन ये है, और ये मेरे हिसाब से 1 2 3 या 5 नहीं होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, टाइपिंग एरर हो जाती है, बड़ी बात नहीं, 4 है। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, लेकिन फोर्थ ज्यादा सही है। अच्छा, तो ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर 4। ये आपके बेटे एमसीक्यूज है। ये पुराना है, 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 5, ये पुराना है, ये पुराना है, ये पुराना है। तो 15 एमसीक्यू में से आपके टोटल 8 तो पुराने ही है। ये एमसीक्यू कवर हो गए बेटे आपके। फिर मैं आ गया डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव देख के बेटे मेरे को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। क्यों सर? डिस्क्रिप्टिव में तो एक भी क्वेश्चन नया नहीं है, सारा पुराना माल बेच दिया आपको, सारे क्वेश्चन पुराने हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है, मेरे को सिर्फ बताना है आपको, क्योंकि बताना मेरी जिम्मेदारी है बेटे, ताकि आप उसको वेरीफाई कर पाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1A है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का इन्वेस्टमेंट्स का क्वेश्चन है। ये आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको MTP2 अगस्त 24, और ये हमारे RTP MTP वाले क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, पुरानी MTP का क्वेश्चन दे दिया बेटे आपको, पुरानी MTP का क्वेश्चन है। ये जो इसका बी पार्ट है, ये वाला, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का क्वेश्चन है। ये भी है MTP2 अगस्त 24, सेम MTP, और ये RTP MTP क्वेश्चन बैंक। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के चैप्टर में जाएंगे, उस क्वेश्चन बैंक में जो टेलीग्राम पे पड़ा है, ये उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है, MTP2 अगस्त 24। पुराने पुराने क्वेश्चन है सब, आप नोट करके अभी हाथों हाथ उस क्वेश्चन बैंक में चेक कर सकते हैं स्क्रॉल करके। वैसे मैंने चेक कर लिया है, ट्रस्ट करते हैं तो चेक करने की जरूरत नहीं, नहीं करते विश्वास तो चेक कर लो प्लीज। पुराने क्वेश्चन है बेटे, मैं आपका क्यों टाइम खराब करूं। मैं थोड़ा सा और आगे गया बेटे, मुझे मिल गया क्वेश्चन नंबर 2, लो कर लो बात। ये किस चीज का है? कंपनी फाइनल अकाउंट का, कंपनी फाइनल अकाउंट्स का। ये भी MTP2 अगस्त 24, उसी MTP का क्वेश्चन फिर उठा लिया। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी MTP2 अगस्त 24 का था, ये भी वही है। आपको क्या करना है, उस चैप्टर में जाना है, RTP MTP क्वेश्चन बैंक में जाना है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, पुराना क्वेश्चन है बेटे, नया कुछ है ही नहीं। चलो मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 3A में। ये जो क्वेश्चन नंबर 3A है बेटे, ये है AS28 का क्वेश्चन, AS28। ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको क्लास बुक में। अच्छा, क्लास बुक में आप चेक करेंगे मॉड्यूल 2, क्योंकि AS28 वही है। पेज नंबर 226, और क्लास बुक का है क्वेश्चन नंबर 2। फिगर्स को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, क्वेश्चन वही है। 2000 का 4000 कर देते हैं, 2000 का 6000 कर देते हैं, वही डिट्टो क्वेश्चन है बेटे, क्लास में मैंने खुद सॉल्व किया, पुराना क्वेश्चन है बेटे।
मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 3B में। लो जी 3B अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का क्वेश्चन है, रिलेटेड पार्टीज का। लिस्ट बनी हुई है बेटे सारी मेरे पास। ये भी वही MTP2 अगस्त 24, लो कर लो बात। अगस्त 24 की MCQ उठा लिए अगस्त 25 में से और डिस्क्रिप्टिव उठा लिए अगस्त 24 में से। अच्छा कौन सा? ये RTP MTP का जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, पुराना क्वेश्चन है बेटे, मेरा कराया हुआ, आप चेक कर लो। कट कॉपी पेस्ट वहां से उठाया, यहाँ चिपका दिया। मैं चला गया बेटे आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ये किस चीज का क्वेश्चन है जी? अमेलगामेशन का बेटे, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा बेटे आपको क्लास बुक में। क्लास बुक में कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा पेज नंबर 577 पे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 23। और ये बात सबको पता है कि मैंने अमेलगामेशन में 2 चैप्टर दिए हैं। एक तो अमेलगामेशन का पार्ट 1 है कॉन्सेप्चुअल, और फिर मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन अमेलगामेशन कराए थे। तो जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराए थे, ये उसका क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 577। क्लास बुक में डिट्टो क्वेश्चन पड़ा, आप देख सकते हो। करना क्या है? ये 6,20,000 शेयर है, ये एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। एवरेज प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी 1:1, तो 1:1 के हिसाब से 3,10,000 शेयर बांट देने। और एक इसमें डिबेंचर का पॉइंट है, एक आपको पीसी में डिबेंचर इशू करने हैं। ये डिबेंचर इशू करने हैं आपने। मेरे से एक बच्चे ने पूछा, सर कभी आप कहते हो डिबेंचर्स को पीसी में लेना है, कभी आप कहते हो डिबेंचर को पीसी में नहीं लेना, सर क्या करना है? तो आप भूल कैसे सकते हो सारी चीजें? मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन कराया था नॉर्थ साउथ वेस्ट वाला, उसमें डिबेंचर इशू हुए थे, मैंने पीसी में लिया था। मैंने तभी आपको टोका था कि डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू करोगे, वो पीसी का पार्ट नहीं है, वो लायबिलिटी दे रहे हो आप। क्योंकि परचेज कंसिडरेशन की डेफिनेशन है, परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट विच इज पेड बाय परचेजिंग कंपनी टू द लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी ओनली फॉर इट शेयर होल्डर। अगर आप डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर देंगे, वो पीसी का पार्ट नहीं है। पीसी में वो आता है जो शेयर होल्डर को देंगे। तो अगर आप डिबेंचर शेयर होल्डर की जेब में डाल रहे हैं, वो पीसी का पार्ट है। तो जो नॉर्थ साउथ वेस्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें डिबेंचर शेयर होल्डर को दे रहे थे, मैंने बोला पीसी में ले लो। इसमें भी वही हो रहा है, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, दी परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाय शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो जो पीसी है वो शेयर्स में देना है, ये रहे शेयर 310 डिबेंचर्स में, ये रहे डिबेंचर्स। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है बेटे, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। कंफ्यूज कैसे हो जाते हो आप? इतना प्यार से पढ़ाया, मैं तो वैसे ही बदनाम हूं स्लो पढ़ाने के लिए। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैं ये नहीं समझ पाता कि जो टीचर 150 घंटे में पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करते होंगे। फटाफट फटाफट पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैं आपकी बच्चे के डाउट से मेरे को नाराजगी नहीं है, डाउट पूछना आपका अधिकार है। मेरे से नहीं पूछोगे तो आप किससे पूछोगे? बताना मेरी ड्यूटी है, पूछना आपका राइट है, बतानी मेरी ड्यूटी है। पर टीचर के पास एक और अधिकार होता है, डांटने का। क्योंकि अगर कोई चीज मैं जोर देके बोलूंगा ना, आप कभी नहीं भूलोगे कि हाँ सर ने बताई थी यार ये बात। मेरी डांट में आपका फायदा है बेटे। और अगर मैं आपको खुश करने के चक्कर में रहूंगा ना, कि नहीं यार बच्चे को बुरा ना लग जाए, बच्चा खुश रहे, आप कभी जीवन में तरक्की नहीं करोगे। मैं आपको लिख के देता हूं। आज भी मुझे अपने टीचर्स की कही हुई बातें, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी अपने टीचर के पास कॉपी उठा के जाता था, पूछता था, वो डांट भी देते थे। आज भी याद है, जहां जहां उन्होंने मेरे को डांटा या टोका, मेरे को आज भी याद है। मैं वो गलती कभी करता ही नहीं। मिस्टर JB गुप्ता मेरे टीचर थे, मैंने फाइनल की क्लासेस उनसे ली थी, और वो जीवन में एक ही टीचर हैं जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूं। उनका उद्देश्य होता था पढ़ाना। वो जब पढ़ाते थे पैसे को ध्यान में नहीं रखते थे कि बच्चों को खुश करना है। ना वो एक्टिंग करते थे, ना वो गाना गाते थे, ना वो नाचते थे, ना कुछ। वो कह रहे थे बेटा चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, एक लिस्टेड कंपनी का डॉक्टर हो आप। और डॉक्टर कभी पेशेंट के साथ मजाक नहीं करता। लोग कहते थे कि सिंसियर बनो, सीरियस मत बनो। वो कहते थे सीरियस हो जाओ, जीवन बहुत लंबा है, ये एक लंबा खेल है जो आपको खेलना है, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ लोग आज कहते हैं कि स्टूडेंट प्रेशर में है, मैं मानता हूं स्टूडेंट प्रेशर में है, लेकिन बेटे जीवन है ही एक युद्ध। पांडवों के मित्र थे भगवान कृष्ण, पांडवों का पूरा जीवन ही स्ट्रेस में निकला है। तो जो कर्म हमें करना वो करना पड़ेगा। मेरे कहने से तो सीए आसान हो नहीं जाएगी, खुश करने के लिए मैं कह देता हूं अरे सीए तो 10वीं से आसान है, वो हो गई 10वीं से आसान। पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटे, पेपर देने पड़ेंगे, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। वहां पे जो गधे बैठे हैं पेपर चेक करने वाले, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ाओ। वो गधे पेपर चेक करते हुए कहीं भी कुछ गलत मिस्टेक से गलती पेपर चेक कर देते हैं, बच्चे के नंबर कम हो जाते हैं। अपना पढ़ने का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, उन गधों को तो हम ठीक कर नहीं सकते। बच्चे ने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की जगह रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लिख दिया, 2 नंबर काट लिए। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की जगह कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 2 नंबर। मतलब सजेस्टेड आंसर में अगर रिकंस्ट्रक्शन है
तो उसको रिकंस्ट्रक्शन चाहिए। सजेस्टेड आंसर में अगर कैपिटल रिडक्शन हो तो उसको कैपिटल, एक ही अकाउंट के दो नाम है, इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मैट में यूज करता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। स्टडी मैट खोल के देखो आप, फिर भी बच्चे के नंबर काट रहे हैं, हद हो गई यार। तो इन गधों से भी हमने लड़ना है। पढ़ाई तो अपनी तैयारी आपको अपनी रखनी पड़ेगी बेटे, 5-10 नंबर एक्स्ट्रा लोगे तभी बचोगे। मैं तो उनको मेल लिख लिख के थक गया, सुनते नहीं बेटे, गधे बैठे वहां, इनकॉम्पिटेंट चेकर है, इनकॉम्पिटेंट। मेरे सामने इनजस्टिस हो रहा है बच्चे के साथ और मैं कुछ कर नहीं पा रहा, क्या करूं? उदास होकर रह जाता हूं कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो क्या होता। मैंने जतिन को यूके भेजा, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं, वहां का पैटर्न बताता वो, कहता पापा वहां के जो प्रोफेसर है वो आपके पैटर्न पे पढ़ाते हैं, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो 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 स्लो। और एक भी बच्चा ये नहीं कहता कि फास्ट पढ़ाओ, नंबर ऑफ आवर कम करो या आप शॉर्टकट लो। वो प्रोफेसर ये कहता है जितना डिटेल में पढ़ोगे लाइफ उतनी सिक्योर हो जाएगी आपकी। फिर बच्चा कह रहा सर ये क्वेश्चन हमारी लाइफ में थोड़ा ना काम आने हैं। लाइफ में कॉन्फिडेंस काम आता है, क्वेश्चन काम नहीं आते। ढंग से पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस के साथ सीए बनोगे, वो कॉन्फिडेंस आपको आगे रास्ते खोल के देगा। कम पढ़ोगे, पास हो जाओगे, अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ने की एक ही कुंजी है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता है बेटे नॉलेज से। जब बच्चे को पता होता है मैं पढ़ के आया हूं, पूछ ले क्या पूछेगा, बस वो कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाता है बेटे। ये सच बात बता रहा हूं मैं आपको। ये पुराना क्वेश्चन है बेटे, नया कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने आपको जनरली एक बात कह दी वीडियोस में कि इंटर की क्लासेस उन टीचर से लो जो फाइनल को पढ़ाते हैं। तो जो टीचर सिर्फ फाउंडेशन और इंटर को पढ़ाते थे वो मेरे खिलाफ हो गए, कहते ये खुद फाइनल को पढ़ाता है इसलिए कह रहा है। मैंने तो यार आपको वैसे नॉलेज के लिए कह दिया था, मैं थोड़ा ना कहता हूँ कि किसी टीचर से मत पढ़ो, वो तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि जो फाइनल का टीचर है उसको नॉलेज ज्यादा होती है, उसकी गहराई ज्यादा होती है। मैंने ये थोड़ा बोला था कि मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो। मैंने तो ये बोला था कि जो टीचर फाइनल को पढ़ाता हो उससे पढ़ने की कोशिश करो। इंटर भी, इंटर फाइनल कॉन्सेप्ट भी सेम रहते हैं और चीजें भी नहीं बदलती। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं फाइनल में, इंटर कहीं और से पढ़ के आते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, वही उल्टी सीधी बातें करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उनको फिर करेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए कहता हूँ कि जो फाइनल को पढ़ाते हैं उनसे पढ़ो इंटर की क्लास। क्या गलत कह दिया बेटे? पर मैंने ये नहीं बोला कि मेरे से पढ़ो। फाइनल इंटर पढ़ाने वाले तो बहुत सारे टीचर हैं, किसी से भी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, गहराई का फर्क पड़ जाता है, मैच्योरिटी का फर्क पड़ जाता है बेटे। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये भी पुराना क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ये है MTP2, अरे भाई साहब ये भी वही अगस्त 24। क्वेश्चन नंबर 7, RTP MTP क्वेश्चन बैंक। ये कौन सा क्वेश्चन है जी? होल्डिंग कंपनी का पुराना क्वेश्चन है बेटे, कुछ नया है ही नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया, चलते 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 क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया। ये इसका ए पार्ट है। ये किस पे? शेड्यूल 3 पे। आपको ये बताना है कौन सी चीज कहां जाएगी। ये भी पुराना क्वेश्चन है। MTP2 अगस्त 25। लो जी, ये अगस्त 25 की MTP से उठाया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से चैप्टर में? शेड्यूल 3। अगर आप चेक करेंगे RTP MTP का क्वेश्चन बैंक, उसमें एक चैप्टर है शेड्यूल 3 के नाम से, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, वहीं से उठा के दे दिया इन्होंने। ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है AS3 का। ये MTP2 अगस्त 24 क्वेश्चन नंबर 6 RTP MTP क्वेश्चन बैंक। कहने की बात यह है बेटे, अगस्त 24 अगस्त 25 का MTP रिपीट हुआ है। कोई अगस्त 25 या अगस्त 24 में सारे क्वेश्चन उठाए और आपको चिपका दिए इन्होंने, एक भी क्वेश्चन नया नहीं दिया बेटे। अच्छा, अब देखो इसमें ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। अब इसमें नेट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, डायरेक्ट मेथड लगेगा। कैपिटल HL फाइनेंसिंग, रिसीवेबल HL ऑपरेटिंग, सेल ऑफ मशीनरी HL इन्वेस्टिंग, पेबल है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, ये इन्वेस्टिंग, डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं तो फाइनेंसिंग, बैंक लोन रीपे हो रहा है चल फाइनेंसिंग, टैक्स पे हो रहा है ऑपरेटिंग। कैश फ्लो बना के 2 मिनट में बना देना आप। रिपीट क्वेश्चन है बेटे। कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने? अगस्त 24 MTP2 क्वेश्चन नंबर 6। और क्या रह गया? एक ब्रांच का क्वेश्चन है बेटे, ये रहा ब्रांच। ये भी पुराना है। अच्छा, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये भी लिस्ट बनी हुई है बेटे, ये भी उसी MTP का होगा। कहाँ जाना है? मैंने इसके नोट्स बना रखे, वही सेम MTP2 अगस्त 24 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बैंक। सब पुराने क्वेश्चन है बेटे, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है, सब पुराने क्वेश्चन दे दिए। ये आपका MTP1 है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। इसके बाद आपको MTP2 का वीडियो शेयर करूंगा।